हेलो एवरीवन, मैं मनीष चौधरी आपका एमजीसीआई के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस डेमो लेक्चर की शुरुआत हम एक बहुत अच्छे टॉपिक से करने वाले हैं जिसका नाम है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग नाम में लिखा हुआ है रेखीय, मतलब क्या वो किसी सीधी रेखा में वस्तु जब गतिमान है उसके बारे में बात कर रहा है। अब रेखीय संवेग होता क्या है इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बेचारा यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी तरफ ऐसे दो ब्लॉक आ रहे हैं जिनके द्रव्यमान समान है। एक 1 kg का है और ये भी दूसरा भी क्या है 1 kg। मतलब इस स्थिति में मैंने क्या करा है, इस स्थिति में मैंने द्रव्यमान समान रखा है। अब चलिए 1 kg का आता है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, और यही 1 kg का जो दूसरा वाला पार्टिकल है ये आता है 20 मीटर पर सेकंड से। और आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि बच्चे बताओ कि ये व्यक्ति किसको आसानी से रोक लेगा। तो आप फटाफट से आंसर देते हैं कि सर 20 मीटर पर सेकंड वाले को और 10 मीटर पर सेकंड वाले को दोनों को कंपैरिजन करें तो इस स्थिति में 10 मीटर पर सेकंड वाला बिल्कुल आसानी से रोक लिया जाएगा। सीधी सी बात है। आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 1 kg दोनों का द्रव्यमान क्या था, समान, पर दोनों के वेग में अंतर था। क्लियर है? तो 10 मीटर पर सेकंड वाला क्या हुआ, आसानी से रोक लिया। चलिए, तो इस कहानी से मुझे पता लगा कि आसानी से और कठिनाई में एक वेग का जो अंतर आता है वो मुझे पता लग रहा है यहां पे कि जो 20 मीटर पर सेकंड वाला है और जो 10 मीटर पर सेकंड वाला है उस स्थिति में 10 मीटर पर सेकंड को आसानी से रोक लिया जाएगा। चलिए केस सेकंड पर आते हैं। केस सेकंड पर जब मैं आया और केस सेकंड में मैंने आपको यह बोला कि यही व्यक्ति है भाई, और इस व्यक्ति की तरफ अब जो ये दोनों ब्लॉक आ रहे हैं ये समान वेग से आ रहे हैं। ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये भी आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, पर मैंने यहां पे थोड़ा सा अंतर कर दिया। मैंने इस वाले को ले लिया 1 kg का और इस वाले को ले लिया 5 kg का, और आपसे बोला कि अब बताओ किसको आसानी से रोक लेगा। तो तूने फटाफट से आंसर दिया कि सर 1 kg वाले को आसानी से रोक लेगा। फिर मैंने तुझसे सवाल करा, भैया वेग तो दोनों का सेम है, 10 मीटर 10 मीटर, तो तू बोलेगा सर द्रव्यमान अलग है। तो मुझे यह पता लगा कि कोई ऐसी क्वांटिटी है जो वेग पर भी निर्भर कर रही है और द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही है। क्लियर है? फिर इसके बाद मैं आपको एक केस और देता हूं। केस थर्ड पर आइए। भाई ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति को मैंने दो ब्लॉक, एक ब्लॉक 1 kg का है जिसको 20 मीटर पर सेकंड के वेग से इस व्यक्ति की तरफ फेंका, और दूसरा ब्लॉक जो है वो 5 kg का है और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका। तो केस थर्ड पर आते हैं। केस थर्ड में ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला 20 है, नीचे वाला 10 है, और ऊपर वाले का द्रव्यमान 1 kg है और 5 kg है। तो यदि तू वेग पर जाएगा तो 20 और 10 में नीचे वाले 10 मीटर पर सेकंड का वेग कम है, मतलब इसको आसानी से रोकेगा। पर तू द्रव्यमान की तरफ जाएगा तो 1 kg और 5 kg में ऊपर वाले का द्रव्यमान कम है तो उसको आसानी से रोकेगा। तो हो गए ना कंफ्यूज? तो इन दोनों से मिलकर एक क्वांटिटी बनाई जाती है जिसको बोला गया रेखीय संवेग। क्या बोला गया? रेखीय संवेग। तो ये जो रेखीय संवेग है इसको P से प्रदर्शित करते हैं और ये मिलकर बना होता है किससे? द्रव्यमान गुणा वेग से। क्लियर है? तो यहां पे हम दोनों कंडीशन में काउंट करते हैं। मान लीजिए मैं पहले वाले की बात करता हूं, तो पहले वाले में जो संवेग हो जाएगा बच्चे, वो द्रव्यमान दे रखा है 1 kg और वेग दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्थिति में जो मुझे मिला है संवेग वो मिला 1 गुणा 20 मतलब 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी कंडीशन पर आ जाओ। तो दूसरी कंडीशन में द्रव्यमान है 5 kg और वेग है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्थिति में
50 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इन दोनों में मैंने देखा यार ऊपर वाली वैल्यू कम है, तो ऊपर वाली वैल्यू को क्या रोकना आसान होगा? तो क्या मैं एक ऐसी क्वांटिटी ऐसी बनाऊं जिसे देखकर मैं दोनों को देख सकूं, द्रव्यमान और वेग को, और बता सकूं कि आंसर क्या है? किसे रोकना आसान होगा? तो इन दोनों में क्या पहली वाली कंडीशन को रोकना आसान होगा? कहानी समझ में आई? तो मेरे सामने एक भौतिक राशि आ चुकी है जिसका नाम रेखीय संवेग है, और इसको प्रदर्शित किया जाता है P से, जो डिपेंड करता है द्रव्यमान पे भी और डिपेंड करता है वेग पर भी। क्लियर है? यहां पर द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है, पर वेग क्या सदिश राशि है? तो इससे बनने वाली जो राशि होगी वो भी क्या होगी? सदिश राशि। क्लियर है? कोई डाउट है तेरे को? तो ये एक सदिश राशि है। P वेक्टर क्या है? सदिश राशि। मतलब क्या लिखा जाएगा? एम वी वेक्टर। क्या ये संवेग का, रेखीय संवेग का सदिश रूप। आइए, कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। दूसरी कंडीशन है संवेग में परिवर्तन। चलिए, संवेग में परिवर्तन क्या है? भाई परिवर्तन से मैं क्या समझता हूं कि परिवर्तन की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो परिवर्तन में हम ये देखते हैं कि पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, फिर बाद में से पहले वाले को माइनस करोगे तो आपको पता लग जाता है कि यार इतना अंतर आया, मतलब इतना परिवर्तन आया। ठीक है? तो संवेग में परिवर्तन ऐसे ही लिखा जाता है, डेल पी पी एफ माइनस पी आई। पी एफ जो होता है वो होता है अंतिम संवेग, और पी आई क्या होता है? प्रारंभिक संवेग। क्लियर है? एफ मतलब होता है फाइनल, मतलब अंतिम, और आई मतलब होता है इनिशियल, मतलब प्रारंभिक संवेग। चलिए इस पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। आइए, एग्जाम्पल क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक दीवार है और इस दीवार पर एक बॉल है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। क्लियर है? उसको v वेग से क्षैतिज दिशा में इस दीवार पर फेंका जाता है। इस दीवार से यह बॉल टकराने के पश्चात उसी वेग से वापस लौटती है। क्लियर है? तो आपसे पूछा गया बॉल के संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वर्तन ज्ञात कीजिए। क्लियर है? चलिए हम निकालते हैं। तो देखो संवेग में परिवर्तन कितना आएगा, तो संवेग में परिवर्तन की तरफ अब यदि हम बढ़े तो एक्चुअल में क्या यह प्रारंभिक स्थिति थी? प्रारंभिक स्थिति मतलब इनिशियल। तो इनिशियल कंडीशन में कितना हो गया? एम वी। ठीक है? क्या ये जस्ट टकराने के बाद इधर आया? तो टकराने के बाद क्या अंतिम स्थिति हो गई? मतलब पी एफ। तो ये जो पी एफ है वो क्या हो जाएगा? एम गुणा माइनस वी। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्या पहले v इस दिशा में जा रहा था, तो क्या यह दिशा विपरीत है तो क्या माइनस होगा? क्योंकि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। तो क्या हमें दिशा देखनी पड़ेगी? बिल्कुल देखनी पड़ेगी। तो पी फाइनल क्या हो गया? पी फाइनल बराबर m गुणा माइनस वी। तो मुझे पी फाइनल कितना मिला? माइनस एम वी। क्लियर है? कोई डाउट है तेरे को इसमें? नहीं है। तो
अब संवेग में परिवर्तन यदि मुझे ज्ञात करना है तो ज्ञात करते हैं। तो डेल पी बराबर कितना हो जाएगा? डेल पी बराबर यदि हम चलें तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल कितना होगा बच्चे? पी फाइनल दे रखा है माइनस एम वी, और पी इनिशियल कितना दे रखा है? माइनस लगाइए, और ये कितना है? एम वी। तो डेल पी बराबर कितना आ गया? -2mv। क्या ये संवेग में परिवर्तन है? तो देख, इसके लिए संवेग में परिवर्तन दुगना हो चुका है। क्या ये दोनों संवेग को जब मैंने देखा तो दोनों संवेग क्या विपरीत दिशा में थे? मतलब जब भी विपरीत दिशा में कोई दो वस्तुएं होंगी तो उनके संवेग में परिवर्तन हमेशा क्या होगा? जुड़ेगा। देख, जस्ट दुगना हो चुका है, -2mv। क्लियर है? परिमाण के अनुसार देखूंगा तो कितना हो गया? -2mv। क्लियर है? कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, है ना। अब देखो, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल ये है बच्चे कि मान लीजिए ये ब्लॉक है m द्रव्यमान का, ये v वेग से गतिमान है या u वेग से गतिमान है। शुरुआत में हम वेग ले लेते हैं u, और कुछ टाइम बाद इसका वेग हो गया v। क्या हो गया? v। क्लियर है? तो क्या ये प्रारंभिक स्थिति थी और ये क्या अंतिम स्थिति है? तो प्रारंभिक स्थिति की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? P इनिशियल बराबर mu। देखो, और P फाइनल बराबर कितना हो जाएगा? mv। कहानी समझ में आ रही है तेरे को? तो इस स्थिति में आपसे पूछा गया संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, परिवर्तन बताइए। क्लियर है? तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? आइए, डेल पी बराबर क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल कितना है? एम वी माइनस एम यू। क्लियर है? कोई डाउट है तेरे को? तो देख, मुझे यहां क्या पता लगा, यहां पर देख, क्या इस स्थिति में संवेग, इस स्थिति में जो दोनों कंडीशन है उसमें क्या समान दिशा में ये ब्लॉक दौड़ रहा है? और इस स्थिति की जब हम बात करते हैं तो इस स्थिति में क्या विपरीत दिशा में ब्लॉक दौड़ रहा है? और विपरीत दिशा में क्या संवेग जुड़े हैं और क्या समान दिशा में संवेग घटे हैं? समझ में आया? तो संवेग में परिवर्तन की जब भी हम बात करते हैं तो संवेग के परिवर्तन में यदि वो विपरीत दिशा में होते हैं तो वो जुड़ते हैं, और यदि वो समान दिशा में होते हैं तो क्या होते हैं? घटते हैं। कहानी समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट है तेरे को? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में मुझे समझ में आया, यदि मैं नोट लिखना चाहूंगा इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए नोट क्या हो जाएगा? आइए नोट पर चलते हैं। संवेग के परिवर्तन में ठीक है, यदि वस्तु समान दिशा में है तो दोनों संवेग घटते हैं। क्लियर है? और यदि वस्तु विपरीत दिशा में है, तो दोनों संवेग जुड़ते हैं। समझ में आया? क्लियर है? इसे हम याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस पे। आइए, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि 0.20 kg की गेंद दीवार से 45 डिग्री के कोण पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ टकराती है। यदि गेंद आपतन दिशा से 90 डिग्री के कोण पर परावर्तित होती है तो गेंद के संवेग में परिवर्तन की गणना कीजिए। चलिए, तो संवेग में परिवर्तन की गणना करनी है तो सबसे पहले क्या बोला गया? 0.2 kg की एक गेंद है, मान लीजिए
एक m द्रव्यमान है जिसको मैंने क्या बोल दिया 0.2 kg द्रव्यमान बाद में रख दिया जाएगा। क्लियर है? मैंने इसको ले लिया m। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं ब्लॉक को। आइए, ये m है, ये एक दीवार है। इस दीवार से ध्यान से सुनना, दीवार से 45 डिग्री के कोण पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से, मतलब v भी दे दिया क्या 25 मीटर पर सेकंड, मतलब इस दीवार से वो टकरा रही है कितने कोण पर, वो कोण है 45 डिग्री बोला गया है। क्लियर है? 45 डिग्री के कोण पर इससे टकराया और ये v वेग से गतिमान है। कोई डाउट तेरे को इसमें? नहीं है ना? चलिए, वेग है v। उसके बाद इसने बोला कि यदि गेंद आपतन दिशा से 90 डिग्री के कोण पर परावर्तित होती है, मतलब ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो कोण है। समझ में आया तेरे को? तो देख, इस स्थिति में जब हम बात करेंगे तो देख, यदि ये क्षैतिज लाइन यहां पे बनाई जाएगी, 90 डिग्री का कोण है, तो ये 45, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट है तेरे को? तो ये ब्लॉक जो था, द्रव्यमान जो था m, क्या वो भी 45 डिग्री पे आया है? 90 डिग्री बोला गया है ना, ये कोण कितना है 90 डिग्री। तो आपसे पूछा गया कि गेंद के संवेग में परिवर्तन की क्या कीजिए, गणना कीजिए भाई। तो हम गणना करते हैं इसकी। चलिए, तो संवेग में परिवर्तन की यदि हम गणना करें तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि भाई क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा में इसके घटक क्या हैं। तो सीधी सी कहानी है, यदि मैं इसके घटक निकालना चाहूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला कोण 45, तो एकांतर कोण क्या ये वाला भी 45 होगा। चलिए, ये वाला 45, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण के पास वाला होता है कोस, तो mv कोस 45, और ये क्या हो जाएगा mv साइन 45। ठीक है, कहानी समझ में आई? कोई डाउट तेरे को इसमें? नहीं है। फिर इस वाले की बात करते हैं हम। इस वाले के संवेग, ये भी क्या v वेग से, उसी वेग से वापस आया है। गेंद आपतन दिशा में 90 डिग्री के कोण पर परावर्तित होती है, तो सेम वेग से वापस आया। तो उस कंडीशन में ये कोण 45, तो ये भी कितना होगा 45, तो नीचे कितना हो जाएगा mv cos 45, और ये कितना हो जाएगा mv sin 45। समझ में आया? क्लियर है? अब देख, मैं यहां देख के बता सकता हूं कि दो दिशाओं में संवेग में परिवर्तन हो रहा है। यदि x दिशा में संवेग में परिवर्तन की मैं बात करूं, तो तुझे जस्ट मैंने अभी बताया, चाहो तो हम पहले की तरह काउंट कर सकते हैं, पर पहले हमने सीख लिया क्या, यदि विपरीत दिशा में है तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, जुड़ेगा, और यदि समान दिशा में है तो क्या होगा, घटेगा भाई। तो x दिशा की हम बात करते हैं, तो x दिशा क्या ये वाली होती है, क्या है या नहीं है? तो देख, ध्यान से देख, क्या इस कंडीशन में mv sin 45 मतलब क्या ये इधर की तरफ है या नहीं है? और इस दिशा में देख, क्या mv sin 45 इधर की तरफ है। तो x दिशा में क्या दोनों विपरीत दिशा में है, और दोनों विपरीत दिशा में हैं तो क्या वो जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा -2mv sin 45। ये तो हो गया x दिशा वाला। क्लियर है? कोई डाउट है तेरे को? बात करते हैं y दिशा में संवेग में परिवर्तन। y दिशा में संवेग में परिवर्तन की यदि हम बात करें तो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो देख, क्या ये नीचे की तरफ है भाई, बिल्कुल है। क्या ये वाला भी नीचे की तरफ है, बिल्कुल है। क्या दोनों समान दिशा में है, और समान दिशा में क्या होता है, समान दिशा में दोनों घट जाते हैं। देखो, mv cos 45 mv cos 45, क्या दोनों के परिमाण भी समान है, तो y दिशा में क्या आ जाएगा, डेल py 0। कहानी समझ में आई? क्लियर है? तो मुझे जो मिला है, जो कुछ भी मिला है, क्या वह एक दिशा में परिवर्तन मिला है, तो कुल परिवर्तन कितना होता है, डेल
पी एक्स प्लस डेल पी वाई। तो मुझे फाइनली क्या मिला, डेल पी एक्स मिला है और वो कितना है, -2 mv साइन 45। क्लियर है। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो इस वाली वैल्यू को यदि हम कैलकुलेट करें तो मुझे क्या मिला, आइए, संवेग में परिवर्तन मिला -2 mv साइन 45। क्लियर है, -2। अब m की वैल्यू कितनी है, देख तुझे बताता हूं, कितना है 0.2 और वेग कितना है 25। चलिए तो चलते हैं, कितना हो जाएगा 0.2, वेग कितना है 25 और साइन 45 का मान मैं जानता हूं √2। क्लियर है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -0.4 इंटू 25 इंटू 1/√2। फिर कितना हो जाएगा बच्चे, चलिए 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 पर पॉइंट है तो कितना आ गया, -10 मल्टीप्लाई बाई 1/√2। डेल पी बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2/√2। क्या ये √2 बार गया क्या, तो संवेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास, -5√2। कहानी क्लियर है। ये आपको मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है, वरना आंसर हमारा यहां पर आ चुका है। क्लियर है, कोई डाउट है तेरे को, नहीं है, कहानी समझ में आ गई होगी कि संवेग में परिवर्तन क्या होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट कहानी पे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना कि देखो एक्चुअल में मैंने आपको क्या बोला कि यार एक ब्लॉक था, उसका द्रव्यमान m था, वो u वेग से जा रहा था। कुछ टाइम बाद, कुछ समय पश्चात, मान लीजिए वो समय है t, तो उसका वेग हो गया v। अब अपने आप तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, क्या वेग में परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है। क्लियर है भाई, बल मतलब क्या, कुछ तो लगाया आपने, या तो इसको बढ़ाया तो साथ दिया और रोका तो क्या आपने इसके लिए आगे की तरफ चले गए, मतलब इसके वेग को कम कर दिया, किया या नहीं किया। तो ये वाली कहानी में मुझे समझ में आया कि यार वेग में जब परिवर्तन हो रहा है, अब वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब यहां संवेग mv है और यहां संवेग कितना है mu है और यहां कितना है mv। तो क्या संवेग में परिवर्तन हुआ है, संवेग में परिवर्तन हुआ है किसी निश्चित समय पश्चात। तो क्या यहां से मुझे यह पता लगा कि संवेग में परिवर्तन के लिए क्या बल की आवश्यकता होती है। तो यहां से एक सूत्र निकल कर आता है, F बराबर d डेल पी बाई डेल टी। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर क्या बाह्य बल के समानुपाती है। भाई सीधी सी बात है, मुझे समझ में आया कि पहले वेग u था तो संवेग mu था, बाद में वेग v हो गया तो संवेग क्या हो गया mv। मतलब इसके वेग में परिवर्तन के लिए मैंने कुछ तो किया होगा, या तो मैंने इसका सपोर्ट किया होगा, मतलब मैंने कुछ ना कुछ लगाया होगा। क्लियर है, उसको हम नाम बोलते हैं बल। क्लियर है, या फिर मैंने इसको रोकने की कोशिश करी होगी तो वेग कम किया होगा, तब भी क्या लगाया होगा, बल। तो क्या मेरे को यह पता लगा कि इसके संवेग में परिवर्तन के लिए और कितने समय में, मतलब परिवर्तन की दर क्या, उसके लिए मुझे बाह्य बल की आवश्यकता पड़ी। तो F बराबर है डेल पी अपॉन डेल टी, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, संवेग में परिवर्तन की दर होती है बल। क्लियर है ना। अब ये यदि अंतर बहुत कम हो जाता है, इसको बोला जाता है डेल पी अपॉन डीपी अपॉन डी टी। क्लियर है, मतलब समय के सापेक्ष या संवेग का अवकलन, समय के सापेक्ष संवेग का अवकलन। कहानी क्लियर है। तो मुझे यहां से क्या मिलता है, बल की परिभाषा और बल का सूत्र। अब देख इसको मैंने क्या लिखा, मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आया, F बराबर d बाई डी टी, पी को मैंने क्या लिखा mv। क्लियर है। तो इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे एक फॉर्मूला मिल चुका है, F बराबर dp बाई dt, मतलब d बाई dt mv।
और इसी फॉर्मूले को दिया था न्यूटन ने, इसलिए इसको न्यूटन का द्वितीय नियम बोला जाता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां से मुझे बल का फॉर्मूला मिलता है। अब बल के फॉर्मूले में ध्यान से देखिएगा कि यदि यहां पर मैंने द्रव्यमान को नियत किया, द्रव्यमान को मैंने क्या किया? नियत। यदि द्रव्यमान नियत है तो अवकलन की स्थिति में क्या होता है? नियत आगे आ जाता है और वेग क्या है? परिवर्तित है। और मैं ये जानता हूं वेग में परिवर्तन की जो दर होती है ना, या समय के सापेक्ष वेग का जो अवकलन होता है वो होता है त्वरण। A बराबर क्या होता है? dv बाई dt। तो मुझे एक फॉर्मूला मिलता है F बराबर ma। पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये फॉर्मूला वैलिड है जब द्रव्यमान नियत है। मान लीजिए मैं चल रहा हूं तो मेरा द्रव्यमान नियत है। किसी ब्लॉक को मैं लेकर गया तो क्या उसका द्रव्यमान नियत है? तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, F बराबर ma। पर उसकी जो शुरुआत होती है, वो जो सूत्र आता है वो इस फॉर्मूले से निकल कर आता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद यदि हम बात करें कि वेग नियत कर दो और किस में परिवर्तन कर दो? द्रव्यमान में परिवर्तन कर दो, तो जो इस फॉर्मूले में जो नियत होता है वो क्या होता है? आगे आ जाता है। और किस में परिवर्तन हुआ? द्रव्यमान में। अब आप बोलोगे कि ऐसा कहां होता है? तो ऐसा होता है रॉकेट प्रक्षेपण में। आपने देखा होगा कि उसमें से फ्यूल बर्न होता जाता है, ईंधन जलता जाता है, और ईंधन जलता जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्लियर है? आपने देखा है कुछ इस प्रकार कि उसमें से ईंधन निकलता जाएगा इस प्रकार, और द्रव्यमान क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? तो ये जो यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला, वो वहां पर यूज होता है जहां क्या है? द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है और वेग क्या है? नियत है। इसका उपयोग होता है रॉकेट प्रक्षेपण में। क्लियर है? और इसका उपयोग हम करते हैं हमारी जनरल लाइफ में जहां द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो ये जो सूत्र था, इस सूत्र की जो शुरुआत हुई वो क्या? संवेग से हुई है। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर क्या है? बाह्य बल। मतलब बल का सूत्र जो आता है वो सूत्र कहां से आता है? संवेग में परिवर्तन की दर से। क्लियर है? तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है F बराबर ma। इस स्थिति में द्रव्यमान नियत होता है, और जब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, इसमें वेग नियत है, द्रव्यमान परिवर्तित है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर v dm बाई dt। क्लियर है? चलिए, तो मुझे दो सूत्र प्राप्त हो चुके हैं और इन सूत्रों पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल क्या है? 5 kg द्रव्यमान वाला ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा है। मतलब घर्षण की गणना यहां पे हम करने वाले नहीं है। पानी की एक धारा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, देखो यहां पे जो वेग दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड। चलिए, साथ ब्लॉक से टकराती है। धारा प्रवाह की दर 3 kg पर सेकंड है, तो ब्लॉक के प्रारंभिक त्वरण की गणना कीजिए। तो आपसे पूछा गया कि जब इससे पानी निकल रहा है तो इस पानी की वजह से यह ब्लॉक त्वरित होगा, तो इसका त्वरण बता दीजिए। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इसने मुझे दो चीजें दे रखी है कि द्रव्यमान दे रखा है 5 kg, मतलब इसका द्रव्यमान मुझे 5 kg मिल चुका है, ये इस ब्लॉक का है। पर इस ब्लॉक को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन चला पा रहा है इस ब्लॉक को? क्या इस नोजल से निकलने वाला पानी है ना? तो इससे जो निकल रहा है वो वेग क्या 4 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है, पर वेग तो नियत है। क्या यहां पे वेग नियत है? तो इसके लिए वेग नियत है। क्लियर है? तो इसके लिए वेग नियत है। और क्या ये जो निकलता हुआ पानी है, क्या वही इस पे बल लगा रहा है? तो इसने कितना बल दिया, क्या पहले मुझे वो ज्ञात करना पड़ेगा? बिल्कुल ज्ञात करना पड़ेगा। तो बल कितना है?
भाई हम बात करें तो यहां पर इसने बोला कि इस नोजल से, ये जो होल है, इससे जो पानी निकल रहा है वो 3 kg पर सेकंड से निकल रहा है। मतलब 1 सेकंड में 3 kg निकल रहा था, 2 सेकंड में कितना हो गया 6, 3 सेकंड में कितना हो गया 9। क्या द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है? तो द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, मतलब dm/dt आपको दे रखा है और वो कितना है 3 kg पर सेकेंड। क्लियर है? वेग नियत है और इस v का मान दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस नोजल से जो निकलने वाला पानी है वो कितना बल लगा रहा है, क्या मुझे उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? तो कौन सा फॉर्मूला लिखूं, जिसमें द्रव्यमान नियत है वो वाला या जिसमें वेग नियत है वो वाला? वेग नियत है वो वाला, क्योंकि यहां पे क्या परिवर्तित हो रहा है, द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है। तो F बराबर क्या होता है v dm/dt। क्लियर है? v का फॉर्मूला क्या है 4 है और dm/dt कितना है 3। तो इसने इस ब्लॉक पे कितना बल लगाया 12 न्यूटन। तो इस ब्लॉक को तो कितना बल मिला, इस पानी के फव्वारे से क्या इससे 12 न्यूटन बल मिला है? मिला या नहीं मिला? क्या मुझे इसका द्रव्यमान पता है 5 kg है या नहीं है? तो क्या मैं तुरंत निकाल लूं क्या? अब देखो यहां पे, क्या यहां पे हम बात करें तो द्रव्यमान नियत है क्या भाई 5 kg है, इस ब्लॉक के द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन होने वाला है? नहीं होने वाला। तो मुझे बल मिल चुका है, तो इस स्थिति में अब यहां पे k सेकंड लग चुका है, इसको बल मिल चुका है और यहां पे m क्या है नियत है। तो इस स्थिति में जो फॉर्मूला लगेगा F बराबर ma और m कितना है बच्चे 5। ठीक है, a मुझे निकालना है, क्या बल दे रखा है कितना है 12 बराबर 5 इंटू a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 12/5। क्लियर है कहानी? ठीक है, इसको कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 फिर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ब्लॉक दौड़ेगा वो किस त्वरण से दौड़ेगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसमें दोनों कंसेप्ट लग गए? क्या एक कंसेप्ट में हम लोगों ने द्रव्यमान परिवर्तित कर लिया और दूसरे कंसेप्ट में हमने क्या क्या परिवर्तित कर लिया, वेग को परिवर्तित, मतलब द्रव्यमान को क्या रख लिया नियत। क्लियर है? तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, कहानी समझ में आई। क्लियर है? तो हमें ये पता लगा, 2 फॉर्मूले पता लगे हैं। एक फॉर्मूला F बराबर ma है जो ये बताता है जिसमें द्रव्यमान क्या है नियत है, वेग परिवर्तित है, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो बताता है कि वेग नियत है और द्रव्यमान परिवर्तित है। उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं।